हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन को। ये जो चैप्टर है ये जेई मेन का चैप्टर है और जेई एडवांस में ये नहीं है, इसलिए इस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि जेई एडवांस में आता है, लेकिन फिर भी ये जेई मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार अल्टरनेटिंग करंट में भी पूछा जा चुका है, तो यानी कि हमको आना जरूर चाहिए कि क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में भी बन जाता है और यहाँ पर तो है ही डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो देखिए हमने क्या था, जो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एसएचएम। जो जनरल केस होता था वो होता था एम dv बाई dt इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये कब का केस था? जब पार्टिकल पर कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं था, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगता, उस केस में हम इसको लिखा करते थे। और इसमें पार्टिकल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता था और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम के बराबर। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। और जो ये फोर्स लगा हुआ है इसको हम क्या कहा करते थे? इसको कहते थे कि ये रेस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो जब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रेस्टोरिंग फोर्स, तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल ऑसिलेशन इसका चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जो ऑसिलेशन है वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में होता है कि जबकि पार्टिकल पर एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा। डैम्पिंग फोर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा फोर्स जो उसके एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ डिक्रीज करता जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा और फाइनली उसके एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा और वो फाइनली उसका ऑसिलेशन रुक जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है नॉर्मल सिचुएशन में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो सिलेबस की बाउंडेशन है 12th क्लास की, उसमें हमको जो डैम्पिंग फोर्स है वो लेके चलना है कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो प्रैक्टिकली डैम्पिंग फोर्स जो होता है, डैम्पिंग फोर्स वो है प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कह सकते हो स्पीड, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्टेड होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो डैम्पिंग फोर्स को हमने लिखा माइनस बी वी के बराबर। ठीक है, ये है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इट इज इक्वल टू माइनस बी वी। इसमें बी क्या है? बी है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, और v क्या है? पार्टिकल की स्पीड है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम डैम्पिंग फोर्स को भी ले लें तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी पार्टिकल की एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और एक फोर्स ये और आ गया जिसको कि हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, तो माइनस बी वी। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये मुझे लगता है आपके मैथमेटिक्स में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैंने जो बी लिखा है इसको शायद मैंने पूरा नाम नहीं बताया इसका, ये है पॉजिटिव कांस्टेंट। कई जगह इसको बी को डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है, डैम्पिंग कांस्टेंट, और कई जगह इसका नाम जेई मेन में एक क्वेश्चन आया है उसमें इसको डिके कांस्टेंट भी कहा गया है, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जो टर्म है मेनली यूज होती है मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियो एक्टिव डिके में, लेकिन यहाँ पर भी जेई मेन में एक क्वेश्चन आया एक बार, तो उन्होंने इसमें डिके कांस्टेंट टर्म यूज की है। किसके लिए? बी के लिए, यानी कि डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करो, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना डिके कांस्टेंट भी इसको यूज करते हैं टर्म को। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसका जो सॉल्यूशन है ये होता है x इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m
इंटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई डैश के बराबर। ठीक है, ओमेगा डैश प्लस फाई डैश। इसमें फाई डैश तो क्या है, जो नया फेज आएगा इक्वेशन में, या इनिशियल फेज कह सकते हैं हम। ओमेगा डैश वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे कि ये पार्टिकल अब ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m है। ठीक है, तो जो नई फ्रीक्वेंसी इस बार आई है वो नई फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये याद कर लेना आप फॉर्मूले, ओमेगा डैश इक्वल टू ये होता है अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3। नई फ्रीक्वेंसी है, देखो अब नई फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या है, जो पुरानी फ्रीक्वेंसी थी उसमें केवल अंडर रूट के बाई एम था, ये के बाई एम है, इसमें केवल अंडर रूट के बाई एम था। लेकिन जो नई फ्रीक्वेंसी आई है उसमें माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और इसको एक और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम को कितना लिख सकते हैं हम, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। अगर किसी केस में, किसी स्पेशल कंडीशन में अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट बी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन करके किसकी इक्वल लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट के बराबर। तो हम लिखेंगे कि इफ बी इज स्मॉल देन ओमेगा डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और तब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, इसमें भी ओमेगा डैश की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ओमेगा नॉट। ये जो ओमेगा डैश देख रहे हैं इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट। तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई डैश। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब बात करते हैं हम किसकी, एम्पलीट्यूड की। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, जैसे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जो नॉर्मल इक्वेशन में हुआ करता था। जो हम एक नॉर्मल सी इक्वेशन लिखते थे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, जबकि कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लगा हुआ, ये तब होती थी। तब एम्पलीट्यूड ए था जो कि कांस्टेंट था, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ नहीं बदलता था। लेकिन यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ही है। और अगर डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम नहीं है, उस केस में हमको फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश रखनी है यहाँ पर, और ओमेगा डैश की वैल्यू ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा हटा दूँ, ये वाली लाइन, ये आपको समझाने के लिए केवल मैंने खींची थी। तो ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस हमारे पास है ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m के बराबर। और आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही इक्वेशन याद रखनी है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m के बराबर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगर एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो अब हम जरा एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ। अगर ये एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या सिचुएशन आएगी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
इतने हिस्से को, और अब हम लिखेंगे ग्राफ बिटवीन, ये भी एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो ये टाइम के यहाँ पर हम ले लेंगे एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ले लो, या एक्स कह सकते हो, और इस एक्सिस पर है टाइम। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर टाइम के साथ ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा ग्राफ, और इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ धीरे 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 कम होता जा रहा है, और फाइनली ये आगे जाके काफ़ी टाइम के बाद ये ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना देते हैं। इसके अलावा एक टर्म और यूज़ होती है, उसको कहते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? इफ़ डैम्पिंग इज़ लार्ज सिस्टम मे नॉट ऑसिलेट एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि जो डैम्पिंग फोर्स था, जिसको कि हमने -BV लिखा था, अगर डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि पार्टिकल स्टार्ट करे एक्सट्रीम पोजीशन से, अगर हमने रिलीज़ किया है, और मीन पोजीशन पर आकर रुक जाए और परमानेंटली ही रुक जाए, यानी कि ऑसिलेट ही ना करे। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो इफ़ particle is displaced from the mean position, it will go towards the mean position and stay there and does not go other side of the mean position. This is called critical damping. ठीक है, तो critical damping की जो डेफिनेशन है मैं लिख देता हूँ, उसका मतलब क्या है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है, मान लीजिए ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बना लेता हूँ एक, और मान लेते हैं कि सरफेस पर फ्रिक्शन है जो कि एक डैम्पिंग फोर्स की तरह से काम कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल को, इस ब्लॉक को कुछ डिस्टेंस तक हमने डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद फिर हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ किया तो ये पार्टिकल मूव करते हुए मीन पोजीशन पर तो आया, लेकिन यहाँ पर आके रुक गया, एंड फाइनली मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में नहीं जाता है, परमानेंटली रेस्ट में आ जाता है। इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, द डैम्पिंग, या इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हो, द डैम्पिंग एट विच पार्टिकल डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इसको हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। ये क्रिटिकल डैम्पिंग की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन को और रेजोनेंस की कंडीशन को। फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस की कंडीशन को हम डिफाइन करने वाले हैं, तो जरा मैं इसको हटा दूं यहां से। फोर्स्ड ऑसिलेशन ऐसा होगा कि जो पार्टिकल है उस पर डैम्पिंग फोर्स तो लगा हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमने एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा दिया, और वो एक्सटर्नल फोर्स भी टाइम के साथ वेरी करता है, या ऑसिलेटिंग फोर्स है, यानी कि उस फोर्स की भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और उसको हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी पार्टिकल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अब हम और लगा दिए। ठीक है, बाहर से। तो अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी नॉर्मल केस में, वो होती थी mdv/dt इक्वल टू -kx। ये कब था? ये, अच्छा मैं इसमें हेडिंग डाल दूँ जरा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन पर। फोर्स्ड ऑसिलेशन पर है ना। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में
इससे पहले हम देखेंगे जो नेचुरल ऑसिलेशन होता था उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये नेचुरल फोर्स लगा हुआ था, रीस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ था, और इस रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल जब मूव करता था तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक डैम्पिंग फोर्स लग गया, वो था माइनस बी वी के बराबर। ठीक, अब हमने इस पर एक फोर्स और लगा दिया है, जो एक और फोर्स लगाया उस फोर्स को हम लिख रहे हैं, अब ये जो फोर्स है इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम ओमेगा, और इस फोर्स को हमने लिखा प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। देखो जब ये वाला फोर्स था केवल, तो पार्टिकल ऑसिलेट किससे करता था, इसके इन्फ्लुएंस में फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, और उसकी वैल्यू क्या थी अंडर रूट के बाई एम। जब ये भी लग गया तब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई थी ओमेगा डैश, और इसकी वैल्यू कितनी थी अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। अब ये वाला फोर्स भी लग गया है, तो जब ये वाला फोर्स लग गया इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है ओमेगा। ठीक है, तब होगा क्या, तब होगा ये कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो सोल्यूशन है वो हम अभी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन होता ये है कि जैसे ही हम ये वाला फोर्स लगाते हैं, कौन सा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो जैसे ये वाला फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर पार्टिकल का जो मोशन होता है वो एब्रप्ट होता है, उसके वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि पार्टिकल किस तरह से ऑसिलेट करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम पार्टिकल, ये जो मास एम होता है, ये इस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करने लगता है, ना वो ओमेगा नॉट से ऑसिलेट करता है ना ओमेगा डैश से। फाइनली फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है, यानी कि फाइनली पार्टिकल को इसी की बात माननी पड़ती है जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉम्प्लिकेटेड, बट कॉम्प्लिकेटेड इनिशियली, but after some time body starts oscillating with the frequency of applied force and displacement of the body is given by x equal to a sin omega t plus phi। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, इनिशियली मोशन ऑफ द पार्टिकल remains unpredictable, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है, बट आफ्टर सम टाइम, पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग with frequency of applied force, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी से ओमेगा से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तब इसकी इक्वेशन को क्या लिखते हैं, तब इसकी इक्वेशन हो जाती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फाई नॉट लिख लो, ये इनिशियल फेज होगा। अब ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ना तो ओमेगा नॉट से ना ओमेगा से, अब वो इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये इस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह का जो ऑसिलेशन है यहाँ पर, ये कहलाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, इसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है, इसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और इसने कांस्टेंट किसने रखा हुआ है, इसको कांस्टेंट रखा हुआ है अप्लाइड फोर्स ने। ठीक है, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है ये वाला,
ये एम्पलीट्यूड मिलता है ए इक्वल टू एफ नॉट बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर, इतना आ जाता है। ये इसका एम्पलीट्यूड था, एफ नॉट बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा क्या है इसमें? फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। बी डैम्पिंग कांस्टेंट है। ओमेगा फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, एम मास है। यानी कि इसके एम्पलीट्यूड में, फोर्स्ड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में डैम्पिंग का भी एक कंट्रीब्यूशन है, जो कि बी से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, तो पहले मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। और जो हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं, उसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है, और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में भी काफ़ी रेजोनेंस पढ़ते हो। रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब ये होता है कि एम्पलीट्यूड उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब हो गया है हमारा बोर्ड साफ। तो आज ज़रा, पुराने ज़माने में जो बोर्ड चला करता था चौक से, हम चौक वाली क्लास आज हम कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड कर लिया, पेपर पेन से कर लिया, आईपैड से क्लास कर ली। अब आज इसका टाइम है, पुरानी वाली जो क्लास किया करते थे। तो अब हम लिखने वाले हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस होता है, उसका पहले ज़रा पढ़ लेते हैं कि अगर हम इस वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, ओमेगा को चेंज करें, ये ओमेगा ये फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो जो एम्पलीट्यूड है ये चेंज होता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश। frequency of f is changed, amplitude of oscillation also change. Amplitude of oscillations also change। अगर इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, at particular frequency amplitude becomes when frequency of force ओमेगा है, वो किसके बराबर हो जाए? ओमेगा डैश के। और ओमेगा डैश कितना था? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश यानी कि अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, यही था ओमेगा डैश, है ना। तो जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा डैश के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जिसमें ओमेगा डैश क्या है? ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा डैश है फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये वो फ्रीक्वेंसी है जब केवल डैम्पिंग फोर्स था, जब ये वाला फोर्स नहीं लगा हुआ था तब फ्रीक्वेंसी कितनी आती थी? ओमेगा डैश। तो अगर इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जब केवल इतना हिस्सा था यहाँ पर, डैम्पिंग फोर्स और नेचुरल फोर्स था, इसका रेस्टोरिंग फोर्स था, केवल ये दो फोर्स लग रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश थी। तो अगर ओमेगा डैश फ्रीक्वेंसी और ये फोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और उसको कहते हैं हम रेजोनेंस।
So this condition is called resonance. तो रेजोनेंस की कंडीशन में हो क्या जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है. रेजोनेंस की कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है. और वो कब होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने वाले फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा डैश के बराबर हो जाती है. और ओमेगा डैश क्या चीज़ है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जब रीस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स लगा होता है, केवल तब, ठीक है. और बढ़ते हैं आगे. अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे. अगर इसमें एक केस और ले लेते हैं कि अगर डैम्पिंग स्मॉल है, इफ B इज स्मॉल और डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग इज स्मॉल, अगर डैम्पिंग स्मॉल है, ठीक है, यानी कि B की वैल्यू कम है बहुत, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी हो जाती थी, ये थी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है. अच्छा, ये ओमेगा डैश जो था वो ओमेगा नॉट के बराबर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. देन जो ओमेगा डैश था, मैं पूरा लिख रहा हूँ जिससे कि भूल ना जाएं आप लोग, ओमेगा डैश था केवल जब रिस्टोरिंग फोर्स और बी भी लगा हुआ था, तो ये होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस B/2m का होल स्क्वायर. अगर B छोटा है तो ओमेगा डैश अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है, ओमेगा नॉट हो जाता है. और तब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, तब रेजोनेंस तब आएगा जब डैम्पिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश हो जाए, और ओमेगा डैश किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा नॉट के, यानी कि डैम्पिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, ओमेगा नॉट. तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी अगर B की वैल्यू बहुत कम है, डैम्पिंग अगर स्मॉल है तब, ठीक है. इसमें ऐसा होता है. अब चलिए अब हम बनाते हैं इसमें ग्राफ. तो इसको यहां से मिटा देते हैं. तो अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें एम्पलीट्यूड को लेंगे हम यहाँ पर. ये है एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है हमने, फ्रीक्वेंसी को लिया है ओमेगा. ये किसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये थोड़ा मुझे बाहर चला गया रेंज से, तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ कहाँ तक का विजिबल है. यहाँ तक का जो पार्ट है इससे बाहर नहीं जाना है. नहीं जा सकते हैं भाई इससे बाहर, यहाँ तक जा सकते. तो मैं इस वाली जो एक्सिस पर ये ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी ये है F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो था. एम्पलीट्यूड है ये ऑसिलेशन का, इसको हमने कहाँ पर लिया है, वाई एक्सिस पर लिया है. तो अगर डैम्पिंग स्मॉल है यानी B की वैल्यू कम है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एम्पलीट्यूड कैसा होता है, बहुत कम. इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ना शुरू होगा, और फिर ये बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा. तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जहाँ पर कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है. तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ओमेगा नॉट. और ये एम्पलीट्यूड कैसा हो गया यहाँ, मैक्सिमम. और ये किस चीज़ की कंडीशन है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की, ठीक है. लेकिन ये ग्राफ कब है, व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल,
ठीक है, जब बी की वैल्यू बहुत कम है तब। लेकिन अगर डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा है, लार्ज डैम्पिंग, तो यही ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि रेजोनेंस तो अभी भी यहीं आएगा, लेकिन वो जो ग्राफ है वो शार्प नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कब है? व्हेन डैम्पिंग इज लार्ज। अगर डैम्पिंग लार्ज है तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। In the graph we can see that when damping is small, amplitude is large and resonance is sharp. इसको हम कहेंगे कि ये sharp resonance था। ठीक है, ये sharp resonance है। In ideal situation if damping is 0, अब ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि इफ डैम्पिंग इज 0, यानी डैम्पिंग फोर्स है ही नहीं, बी इक्वल टू कितना है? 0 है। अगर बी इक्वल टू 0 हो जाए तो जो हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखा था, वो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना था? एफ नॉट बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ज़ीरो कर दें बी को, तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? बी को ज़ीरो कर देंगे तो एफ नॉट बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। और उस केस में, रेजोनेंस के केस में, ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा है। अगर हमने इस केस में ऐसा किया कि इफ़ ओमेगा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये आएगा एफ नॉट बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि एफ नॉट बाई एम अपॉन 0, यानी कि इन्फिनिटी। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट की कंडीशन भाई ये है कि बी इक्वल टू 0 है और फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट के बराबर है। तब जब रेजोनेंस की कंडीशन आएगी तो ऐसी आइडियल सिचुएशन में अगर रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये ग्राफ यहाँ से जाके और फिर यहाँ से आएगा, यानी कि इधर चला जाएगा और फिर ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो जाता है। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मैं इसकी डिस्कस करूं तो वो बनती है, आपके सामने लेके आता हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, तो अब इसमें मैं नहीं दिख रहा हूं, तो जरा मैं अब, हाँ अब विजिबल हूं मैं। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन विजिबल नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन को विजिबल कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को विजिबल कराने के लिए वो एरिया जिसमें मैं हूं उसको मैं करूंगा डिक्रीज। ये आ गया क्वेश्चन।
तो इससे काम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप लोग पढ़िए तब तक मैं ज़रा ये बोर्ड साफ़ कर दूँ। हाँ, चौक वाले बोर्ड में ये होता था कि भाई इसको साफ़ करना पड़ता है बार बार, और जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें एक क्लिक से सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन जो चौक वाला बोर्ड है, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी यही कहते हैं कि समझ में इसी में ज़्यादा आता है। स्मार्ट बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जितना समझ में इसमें आता है उतना और कहीं नहीं आता है। तो क्वेश्चन ये है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीजेज विथ टाइम। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। इफ मास इक्वल टू 500 ग्राम, तो इस क्वेश्चन में डेटा आपको दिख रहा है कि मास कितना है, मास है 500 ग्राम, ठीक। विच इज डिके कांस्टेंट 20 ग्राम पर सेकेंड। अब देखो, मैंने कहा था ना कि जेई मेन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बी को डिके कांस्टेंट कहा था। तो ये जो बी है ये डिके कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम पर सेकेंड के बराबर। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जेई मेन के आपको सबसे ज़्यादा याद रखना ही है ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो उन्होंने ये कहा है कि एम्पलीट्यूड हाफ हो जाना चाहिए। तो कितने टाइम में एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो आप क्या किया करो कि टाइम कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू कितनी रखनी है, ए नॉट बाई 2, तो इसको रख दो ए नॉट बाई 2 इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी, और एम की वैल्यू मैं बाद में रखूँगा, तो बी टी बाई 2m, और ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिलता है, यहाँ से मिलता है ई टू दी पावर बी टी बाई 2m इक्वल टू 2। ये माइनस इस तरफ आके प्लस और 2 बुझ दिया मैंने राइट में। अब लॉग ले लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बी टी बाई 2m इक्वल टू ln2। हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो t की वैल्यू होगी 2m अपॉन बी इंटू ln2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इक्वल टू 2, मास कितना था 500 ग्राम, और जो b की वैल्यू है वो थी 20 ग्राम पर सेकंड। तो ये भी ग्राम में दी, इसलिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ln2 होता है 0.693 के बराबर। तो टाइम की वैल्यू कंप्लीट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.65 सेकेंड, 34.65 सेकेंड। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ, इसका आंसर सही हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इसका। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज अटैच टू ए स्प्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट विद एन इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वो इसको वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं। A block of mass 1 kg attached to a spring is made to oscillate with an initial amplitude of 12 cm. After 2 minutes the amplitude decreases to 6 cm. यानी कि इसमें भी एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, हाफ हो गया है। इक्वेशन वही यूज़ करना है, ए इक्वल टू ए नॉट ए टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये कितना हो गया है 6, ये था 12 ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। अभी मैं इनकी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट फॉर द मोशन, यानी कि इसमें क्या पूछा है, बी पूछा है। तो बी की वैल्यू इसको कैंसिल करो तो ये 2 हो जाएगा, ई टू दी पावर बी टी बाई 2m इक्वल टू, ये हो गया 2 के बराबर। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये होगा बी टी बाई 2m इक्वल टू ln2। b इक्वल टू हो जाएगा 2m अपॉन टी ln2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में देखो मास कितना दिया था, 1 kg था, 2 इंटू 1, और टाइम कितना दिया है, जिस टाइम में इतना होता है, टाइम दिया था 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को लिखो आप
2 इंटू 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ln2 0.693 क्वेश्चन में गिवन है 0.693। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, इसके लिए भाई कैलकुलेटर की ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि नहीं पड़ेगी। 2 से जो 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 के से इसको कैंसिल कर दें। कैलकुलेटर को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो देखूँ कितना आएगा। .693 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आता है 0.01155। 0.01155। अब ऑप्शन हमें 10 की पावर में देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.16 इंटू 10 की पावर -2। अगर -2 में ले जाएंगे तो यहाँ तक आएगा, फिर इसको किया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके 1.16 10 की पावर -2, लेकिन अभी भी एक ज़ीरो चलो अच्छा राउंड ऑफ मैं करता हूँ पहले, फिर 10 की पावर में लिखूँगा। इक्वल टू इसको लिखा 0.0116 लिख सकते हैं, 0.0116 0.116, और ये आएगा 1.12, हाँ 1.16 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो ये क्या था कि इसमें जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता अगर ये पावर -2 आ जाता, तो जेईई मेन का जो पेपर था उसमें ये -2 था नहीं। ठीक है, तो अगर ये -2 आ जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अदरवाइज चारों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, और हम बस यही आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाय बाय।